नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित नंबर 1 प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। कहते हैं कि जंग में सब जायज है और शायद इसलिए चुनावी मैदान की जंग में इजराइल बनाम हमास वाली जंग की भी अब खुलकर एंट्री हो चुकी है। राजस्थान में कांग्रेस को ललकारने पहुंचे उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तालिबानी सोच का उपचार बजरंग बली की गदा ही है। इतना ही नहीं, हमास के हैवानों पर इजराइल के अटैक की भी सीएम योगी ने जमकर तारीफ कर डाली। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी एक के बाद एक फुल टॉस गेंदबाजी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पहले कांग्रेस का समर्थन करने वाले मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हमास कब से आतंकी हो गया। तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री मोदी को जालिम तक करार दे दिया। और अब चुनावी स्टेट मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जनसभा के दौरान खुलकर गाजा प्रेम छलका। इस सभा में गाजा वालों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। लेकिन एक और बड़ी घटना हुई है। भारत ने हमास के आतंक के खिलाफ यूएन में कड़ा स्टैंड ले लिया है, तो प्रियंका वाड्रा शर्मिंदा हो गई हैं। उन्हें भारत सरकार का स्टैंड कतई पसंद नहीं आया है। सवाल है कि क्या इजराइल, हमास और गाजा के मुद्दे पर विपक्ष देश के मूड के खिलाफ जा रहा है। आज इसी मूल सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। चुनाव में हमास तालिबान सियासी घमासान, आज की पॉलिटिकल डिबेट इसी पर व्यूअर्स। एक तरफ इजराइल गाजा पर धुआंधार हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल के बहाने योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर सियासी स्ट्राइक कर दी है। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है। गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। अगर कांग्रेस कहीं से दुर्भाग्य से सफल होती है तो फिर तालिबानी मानसिकता हावी होकर के बान बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। कन्हैयालाल हत्याकांड के बहाने भी सीएम योगी ने कांग्रेस को घेरा। याद करिए, कन्हैयालाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देता तो अब तक क्या अंजाम होता है, इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। अपना राज्य संभलता नहीं है, चले आए हैं यहां माहौल बिगाड़ने। राजस्थान की जनता जवाब देगी। लेकिन मुद्दा सिर्फ राजस्थान का नहीं है। जरा मध्य प्रदेश का सियासी हाल भी देख लीजिए, जहां एक वायरल वीडियो में कांग्रेस की सभा में फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि हम 2 मिनट सब लोग मौन रखें और फिलिस्तीन के शहीदों के लिए दुआ करें। उधर कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पाकिस्तान बांग्लादेश मैच के बीच स्टेडियम के बाहर 4 लोग फिलिस्तीन का झंडा फहराने लगे, जिन्हें कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गाजा के समर्थन में खड़ी सियासी पार्टियों को चुनावी नुकसान हो सकता है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव में हमास तालिबान सियासी घमासान। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, गाजा प्रेम में फंसी सियासत का विश्लेषण। पहला फैक्ट, गाजा वालों के लिए आक्रोश है और इजराइल से बर्बरता पर सब खामोश हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो ओवैसी का दल हो। दूसरा फैक्ट, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सभा में गाजा वालों के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इजराइल वालों के लिए मौन क्यों नहीं रखा गया, सवाल पूछा जाएगा। बढ़ता हूं मैं आगे। तीसरा फैक्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी ने विपक्ष के गाजा प्रेम को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से जोड़ा है। क्या यह भारतीय जनता पार्टी की सियासत है, बांटो और राज करो वाली? बढ़ता हूं मैं आगे चौथे फैक्ट की तरफ। पीएम मोदी ने कहा तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद नहीं दिखता। पांचवा फैक्ट, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बजरंग बली की गदा ही तालिबानी सोच का उपचार है। तालिबानी सोच का उपचार है, तालिबानी विचार का उपचार है।
बड़ा सवाल, क्या गाजा गैंग के लिए प्रेम दिखाकर विपक्ष आपका मूड यानी देश की जनता का मूड उसके खिलाफ जा रहा है, उसके विरोध में जा रहा है? यह बड़ा मूल सवाल है और इसी बड़े सवाल के साथ मैं चर्चा में जाऊंगा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के जाने माने विचारक, वारिस पठान प्रवक्ता AIMIM के, रोहित अग्रवाल है मेरे साथ, इंडिया अलायंस के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। शुरुआत आपसे सुधांशु त्रिवेदी, और सवाल बहुत दो टूक है सुधांशु जी, और सवाल यह है क्या भारतीय जनता पार्टी हमास गाजा इसलिए चुनाव के अंदर लेके आई है तुष्टीकरण दूसरी तरफ का करने के लिए, यानी हिंदूवादी तुष्टीकरण करने के लिए? अमीश जी, बिल्कुल देश की जनता को विधिवत सामने देखना चाहिए कि हमास का विषय कौन लेके आया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी प्रस्ताव पारित करती है फिलिस्तीन के पक्ष में और उसमें हमास का उल्लेख नहीं करती है। किसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट का क्या लेना देना है भारत के आंतरिक मामलों से? मैं पूछना चाहता हूं, रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर कब कौन सी इन्होंने CWC की बैठक की और प्रस्ताव पारित किया? जी चलिए, उसके बाद अगला चरण आता है कि प्रियंका गांधी जी ट्वीट करती हैं फिलिस्तीन के पक्ष में, हमास पे मुंह में दही जम जाता है। इनके नेता जाते हैं फिलिस्तीन के दूतावास, उसके बाद चुप्पी साध लेते हैं। भाई, किस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट में आप उस देश के दूतावास के पास जाकर आपने उनके साथ संवेदना व्यक्त की? चलिए, मैं पूछना चाहता हूं, इराक और सीरिया में भी तो लड़ाई हुई, कितनी बार गए इराक या सीरिया के दूतावास में? पूछना चाहते हैं। उसके बाद केरल में एक रैली होती है जिसमें कि हमास का नेता उसको संबोधित कर देता है, फॉर्मर चीफ, और वो केरल जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं। चुप्पी, सन्नाटा। अब आइए, परसों सोनिया गांधी जी आर्टिकल लिखती है फिलिस्तीन के ऊपर, हमास पे चुप्पी। भाई बता दे, सोनिया गांधी जी ने इससे पहले किस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर लिखा? क्या सोमालिया की लड़ाई पे लिखा या इथोपिया की लड़ाई पे लिखा? ये बोस्निया हर्जोगोविनिया पे लिखा कि सर्बिया पे लिखा कि बर्मा में जो हुआ उस पे लिखा या रशिया यूक्रेन पे लिखा? किस पे लिखा बता तो दो भाई। सिर्फ इसी पे हमास। उसके बाद आइए, अभी मध्य प्रदेश में फिलिस्तीन युद्ध में मारे गए लोगों के लिए मौन, और इतना ही नहीं, वहां क्या बोला जा रहा है कि अल्लाह उस जमीन के ऊपर जिन नापाक लोगों ने खून बहाया उनके खून से इसको पाक कर दे। अरे भाई, क्या लेना देना मध्य प्रदेश के चुनाव का हमास के साथ? तो बहुत साफ हो गया। वो इंडिया गठबंधन जो कहती थी कि हमारा नारा है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, बहुत साफ दिख रहा है जुड़ेगा कट्टरपंथी जीतेगा हमास। इनको मुसलमानों से मतलब नहीं है। मुसलमानों में जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो हमें देते हैं, इनको सिर्फ कट्टरपंथी मुसलमानों से मतलब। एक लाइन में मैं कहूं, ये वही मध्य प्रदेश है जहां राम मंदिर के खिलाफ ये न्यायालय में चले जाते हैं, सॉरी चुनाव आयोग में। मतलब हमास से हमदर्दी और राम मंदिर के लिए बेदर्दी मुद्दा ये लेके आए हमास को। मैंने आधा दर्जन उदाहरण गिरा दिए, हम नहीं लेके। वारिस पठान भी हाथ खड़ा कर रहे थे, लेकिन विवेक श्रीवास्तव, आज योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला तालिबानी का उपचार तो बजरंग बली की गदा करेगी, और साथ ही साथ उन्होंने और भी कई बातें कही। उनका स्पष्ट रूप से कहना था जो इजराइल कर रहा है वो ठीक कर रहा है, आतंकियों का इलाज यही है। लेकिन नहीं, उनके कहने से क्या होता है? इंडिया अलायंस का सॉफ्ट स्टैंड है हमास की तरफ, ऐसा क्यों? नहीं, हम INDIA का जो स्टैंड है वो ट्रेडिशनल स्टैंड है भारत का, जो महात्मा गांधी ने उसे 1931 में शुरू किया था, 1938 में हरिजन मैगजीन में फिर कहा था। ये नहीं सर, 1931 में पहला जो आर्टिकल ज्यूइश क्रॉनिकल में महात्मा गांधी ने लिखा, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा दैट अरबियों की जमीन के ऊपर यहूदियों का एक एनक्रोचमेंट नहीं अलाउ किया जाना चाहिए। इसको पढ़ा जाए। 1938 में हरिजन मैगजीन में लिखा। 1948 में जब इजराइल बना, भारत ने मान्यता नहीं दी। 1950 के अंदर पहला पार्शियल दूतावास खुला। 1992 में जाकर के फुल फ्लेजेड एक अमेरिकन एम्बेसी यहां पे एस्टैब्लिश हुई। यह इतिहास है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के नेहरू तक, या नेहरू से लेकर के वाजपेयी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, सबका ट्रेडिशनल स्टैंड रहा है इजराइल इज एन अग्रेसर, हम शांति चाहते हैं और पैलेस्टीन के लोगों के साथ भारत है। और जो हमास पर आपका विचार क्या है? नहीं, पैलेस्टाइन नहीं, हमास पर आपका विचार क्या है? हाँ। योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा कैटेगोरिकली कहा हमास के विषय पर, आप उस पर क्या कहते हैं? जी, गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कुचलने का काम कर रहा है।
नहीं, मैं तो कहूंगा कि तालिबानी मानसिकता की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ पहले अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर से बात तो करें। क्या उनको मालूम नहीं है कि भारत अफगानिस्तान के साथ बड़े अच्छे रिश्ते रख रहा है और तालिबान के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं आज भारत के? हमारा तो ट्रेड चल रहा है और पाकिस्तान के बजाय तालिबान और अफगानिस्तान तो इंडिया से ट्रेड प्रेफर कर रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते नहीं है कि तालिबानी मानसिकता का मतलब क्या है? तो यही तो होता है ना, जब आदमी पढ़े ना, लिखे ना और नॉलेज ना रखे तो इसी तरह के अंट-मंट जवाब देंगे। दूसरी बात, भारत पैलेस्टीन के साथ था और अब जो सरकार, सर 10 सेकंड और, यह सरकार प्रो अमरीकी है। अमेरिका के प्रेशर में आकर के इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर समर्थन नहीं किया सीज फायर का। लेकिन सीज फायर से किसी को क्या एलर्जी हो सकती है? चुनाव के अंदर एंट्री तो विपक्ष ने ही कराई ना हमास की, बार बार बोल के हमास आतंकी नहीं है, हमास आतंकी नहीं है, ये सवाल भी आएगा। लेकिन सुधांशु, तालिबान पर आपकी सरकार का विचार क्या है और सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? ना मैं जवाब देता हूं। देखिए, इन्होंने योगी जी के लिए बहुत आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग की कि पढ़े ना लिखे ना ऐसे जवाब देगा। तो मैं पढ़े लिखे विवेक श्रीवास्तव को बताना चाहता हूं, इजराइल बना 48 में, आप गांधी जी का स्टेटमेंट 31 का कोट कर रहे हैं, 17 साल पहले का। उस समय तो इजराइल बनाम फिलिस्तीन का मुद्दा नहीं था, फिलिस्तीन बनाम इंग्लैंड का मुद्दा था, गांधी से एलर्जी क्यों क्योंकि है? वोल्फोर एग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन ने अनुमति दे दी थी चाहे तो यहूदी आके यहां बस सकते हैं, और तब तक यहूदियों का होलोकॉस्ट भी नहीं हुआ था। इसलिए क्या आप बात करने लगते हैं भाई? इजराइल बनाम फिलिस्तीन का तो मुद्दा ही नहीं था उस जमाने में। और दूसरी बात, अगर आप इतना पुराने जाएंगे तो फिर महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि तुर्की के खलीफा को दोबारा रिस्टोर कर देना चाहिए। तो आज आप कहेंगे तुर्की में खलीफा दोबारा आ जाना चाहिए? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा मत करिए यहां बैठ करके। आप महात्मा गांधी के स्टैंड को सीरियसली लीजिए। इफ यू डोंट रेस्पेक्ट गांधी, से आई डोंट रेस्पेक्ट गांधी। अरे भाई, आपकी बात कर रहा हूं, बेपढ़े लिखे वाली बात मत करिए के लफ्जों से हमारा कोई मतलब नहीं है। आप बोल दीजिए साफ साफ। 1931 का महात्मा गांधी का स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं। अरे 31 में महात्मा गांधी ने कहा था, एन आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ इजराइल, इफ इट हैपेंस देन द लैंड ऑफ द पैलेस्टीनियंस एंड द अरब्स शुड नॉट बी एनक्रोच्ड अपॉन। आप उसके खिलाफ हैं तो बोलिए गांधी गलत थे। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप बोल दीजिए गांधी गलत थे। अच्छा, एक आप बोल दीजिए गांधी के विचार, आप तो बोलते ही हैं। खैर विवेक पांच, आप रुकिए ना जी। मैं सुधांशु बोलिए जी। पीसा सुधांशु को ऑडियो भी ठीक करिए प्लीज। अरे भाई, बकवास की बात कर रहे हैं आप। 1931 का गांधी का स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं। 14 मई 48 को इजराइल बना। क्या हुआ? क्या करें गांधी? अरे भाई समझ नहीं आ रहा है। अरे भैया, द डिमांड फॉर द लैंड ऑफ इजराइल वाज लॉन्ग स्टैंडिंग। आपको यही नहीं मालूम है कि इजराइल की जमीन का डिमांड कितना पुराना था? आप पढ़ के आते नहीं है, समस्या यही है। आप पहले पढ़िए कि जो जमीन 1948 में इजराइल को दी। अरे भाई, अगर इनको इस ढंग से बहस करनी है तो जब ये बोले तो मेरा फीडर ऑफ रखिए, मैं अच्छा, एक सेकंड बारी बारी से बोलिए सुधांशु जी। मैंने कुछ नहीं बोला। सुधांशु का ऑडियो बूस्ट करिए, ऑडियो उनका कम आ रहा है, बोलिए। देखिए विवेक जी, पढ़ाई लिखाई करो तो थोड़ा सोच समझ के किया करो। पुराने की बात जाएंगे तो 4000 साल पुराना है। 1000 बीसी में सोलोमन का मंदिर बना, जब कोई इस्लाम अस्तित्व में नहीं आया था। तो फिर किस प्रकार की बात करने लगेंगे? और मैं पूछना चाहता हूं, अगर यह बराबरी की बात करते हैं तो तुर्की की हागिया सोफिया जो मस्जिद है वो तो जस्टिनियन का चर्च था। आज उसको मस्जिद मानते हो कि चर्च मानते हो? बताओ। वो चर्च पे कब्जा है कि वो मस्जिद है? अभी सब बाएं 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 बोलने लगेंगे, नहीं 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 वो मस्जिद है। अरे क्या आप दोनों चीजों पे क्या गजब का चेंज लेते हैं, वो साफ दिखाई पड़ता है। इसलिए विवेक श्रीवास्तव जी, पढ़े लिखे की बात करिए तो सोच समझ के किया करिएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, और जहां तक आपने बात कही इजराइल और भारत के स्टैंड के ऊपर, तो आपने नहीं पढ़ा है भारत का स्टैंड। भारत का स्टैंड यह है कि हम फिलिस्तीन का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता और सह अस्तित्व के द्वारा। अब जो ये हुआ हमास ने, ये वार्ता थी। ये जो बम फेंकेगा ये शांतिपूर्ण था। ये जो बात हो रही कि सह अस्तित्व की बात, और यहां पर कह रहे हैं इजराइल को खत्म कर देंगे, यहूदी कौम का वजूद मिटा देंगे। ठीक है, मतलब न सह अस्तित्व रह गया, ना वार्ता रह गई, ना शांतिपूर्ण रह गया। तब आप कौन सी बात करें? हम तो स्टैंड पे कायम है, आप कायम नहीं है। आज इंडिया गठबंधन का यह कहने की बात हो गई, वही जो मैं पुनः रिपीट करे दे रहा हूं कि जुड़ेगा कट्टरपंथी, जीतेगा हमास। इनका कहना है कि मुसलमानों को फिलिस्तीन तक जोड़े रखो और हिंदुओं को उत्तर दक्षिण में तोड़े रखो, तमिल हिंदी में तोड़े रखो, अगड़े पिछड़े में तोड़े रखो। जी, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात बोली। एक तरफ तो पूरा का पूरा अलायंस कह रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हमास के विषय में, गाजा के विषय में मौन होना चाहिए।
वारिस पठान, तो सवाल यह खड़ा होता है कि तुष्टीकरण कर कौन रहा है और चुनाव से पहले यह खेल शुरू किसने करा? अमीश भाई, जबालिया refugee camp, North Gaza, है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, सिविलियंस का मजलूम लोग वहां रहते हैं। कल रात को इजराइल ने वहां पे बॉम्बार्डिंग करके 400 से ज्यादा लोगों का नरसंहार कर दिया, जिसमें मेजॉरिटी औरतें, महिलाएं और बच्चे थे। क्या ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं है? क्या ये सेल्फ डिफेंस है? ये जेनोसाइड है, नरसंहार, एथनिक क्लिंसिंग है। तो कौन कर रहा है ये एक्ट ऑफ वॉर? इजराइल। इजराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट। अब ये सुधांशु जी यहां पे कब से बोल रहे थे इजराइल के फेवर में, पैलेस्टीन के सपोर्ट में, तो हिंदुस्तान तो पैलेस्टीनियन के साथ में खड़ा हुआ है। 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी जो उस वक्त के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, फाउंडर मेंबर थे बीजेपी के, वो उन्होंने कह दिया था कि इजराइल ने गैर कानूनी कब्जा किया पैलेस्टीन के ऊपर, उसको खाली करना पड़ेगा, ये नहीं मानेंगे। बात नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्यों है मालूम है सुधांशु जी की बात? क्योंकि जब हिटलर यहूदियों पे जुल्म कर रहा था ना, उस वक्त भी आरएसएस हिटलर के साथ खड़ा था। आज इजराइल जब पैलेस्टीनियन के ऊपर जुल्म कर रहा है ना, तो आज भी ये आरएसएस वाले जो है इजराइल के साथ खड़े। इन्होंने हमेशा से जालिम का साथ दिया है, जुल्म का साथ दिया है, कभी भी इंसानियत का साथ ये नहीं देते। आप इंडिया अलायंस के साथ हैं इस विषय पर? पोलराइजेशन, वारिस पठान, आप इंडिया अलायंस के साथ हैं? नहीं भाई साहब, ना तो मैं INDIA का कोई हिस्सा हूं, ना तो मैं ये NDA का हिस्सा हूं, क्योंकि मैं मैंने सवाल इसलिए पूछा कि विचार आपके और उनके मिल रहे हैं। कर दिया जाऊंगा। मैंने सवाल इसलिए पूछा, तो मैं वारिस जी, नहीं रहता। मैंने सवाल इसलिए पूछा कि आपके और उनके विचार मिल रहे हैं। फिर जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कुचलने का काम कर रहा है, तो फिर इस पे आपत्ति क्यों हो जाती है? क्योंकि गाजा के वीरों के लिए तो मौन रखा जा रहा है एक सभा के अंदर, चुनावी सभा के अंदर। बिल्कुल इंसानियत के साथ सब खड़े हुए, हमने रखा था दुआ। तो इजराइल वालों के लिए क्यों नहीं मौन रखा? लोगों के लिए हमने दुआओं का एहतमाम किया था। आतंकीवादी है इजराइल, जालिम है, जुल्म कर रहे हैं पैलेस्टीनियनों के ऊपर, अभी से नहीं 70 बरस से हम देख रहे हैं जुल्म को। नहीं, अगर अब जुल्म के खिलाफ है तो 7 अक्टूबर को के साथ खड़ा, तो मैं हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहूंगा। जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर अटैक करने के लिए हमास के आतंकी घुसे इजराइल के अंदर, तो उसका पर आपने विरोध क्यों नहीं जताया? उस पर आपने कोई जुलूस क्यों नहीं निकाला? उस पर आप मायूस क्यों नहीं हुए? उस पर आपने मौन क्यों नहीं धारण करा? बताइए ना। जलूस, मायूस, अच्छा। और साथ ही वारिस पठान क्यों नहीं? सुनिए, बहुत अच्छा जवाब। वारिस पठान ना यूनाइटेड नेशन का चीफ है, वारिस पठान ना भारत देश का प्रधानमंत्री है, ना वारिस पठान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। मैं विपक्ष से इन लोगों ने हमास को आतंकवादी बोला है क्या? इन लोगों ने आतंकवादी बोला है कि तो अमीश देवगन क्यों बोल रहे हैं हमास को आतंकवादी? अरे पहले इनको बोलो हमास को आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो बोलेंगे मानते हो आप? उसके बाद अमीश भाई बोलेंगे। ये तालिबान को भी बोला था आतंकवादी। आज सुधांशु त्रिवेदी जो बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं, वो मानते हो आप? ये तो कहते हैं कि राम का मंदिर था, है और हमेशा रहेगा। मानते हो आप? क्या बोलिए आप? तो ऐसा कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी हर बात को फॉलो करके चलते हैं। नहीं, ये तो पॉलिटिक्स नहीं है। सुनो अमीश भाई, ये बीजेपी का है ना जो तुष्टीकरण, जो मेन मुद्दा है वही तो मुद्दा है इनके पास। तो 9.5-10 साल से जब से राज में कोई मुद्दा तो है ही नहीं इनके पास, सिवा तुष्टीकरण के सिवा तो ये आगे कभी आए नहीं। इनको तुष्टीकरण सूझता है, इसमें हमको इंसानियत सूझती है, इसमें फर्क बहुत बड़ा है। और बीजेपी के पास और मुद्दा क्या? तुष्टीकरण, खाली मुसलमानों को गाली दो, जहां मुसलमानों पे जुल्म हो, जहां इस्लाम के खिलाफ बोला जाए उसका समर्थन करो। उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, अरे ताजातर एग्जाम्पल दे रहा हूं अमीश भाई। सुनो, राजा सिंह जी, सुनिए, राजा सिंह बीजेपी का पोस्टर बॉय, मुसलमानों को भर भर के गाली बका। इजराइल और बीजेपी का राजा सिंह मुसलमानों को भर भर के गाली बका, उसको सस्पेंड किया, सस्पेंशन रिवोक किया, बाद में अभी उसको फिर से टिकट दिया, जा मुसलमानों के खिलाफ गाली बक। इनका भिदुरी संविधान की शपथ लिया, आया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, खड़े रह के पूरे मुसलमान समाज को गाली दिया, उसको प्रमोशन दे दिया, जाके कबड्डी का प्रेसिडेंट बना दिया, टोंक का इंचार्ज बना दिया। तो जो भी एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है, उसको प्रमोशन दो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए देश की जनता। मोदी जी और पर इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा, इस्लाम मुसलमान कैसे बीच में आ गया? हमास के अंदर
इस्लाम मुसलमान कैसे बीच में आ क्योंकि गया मेरा भारत तो- का? अरे सुनिए, सवाल सुनिए। मेरा ये है। आप समझना नहीं, चाहेंगे तो आपने समझ में जोड़ा, आएगा ना, बीच में आपने बोलेंगे। जोड़ा, रूहानी रिश्ता आपने जोड़ा है, पॉलिटिकल रिश्ता आपने जोड़ा है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। सुधांशु क्यों नहीं त्रिवेदी- जोड़ेंगे? ना, ना, जवाब जोड़ेंगे। ना। पैलेस्टाइन तो के अंदर भारत के वेस्ट मुसलमान में का क्या मतलब जेरूसलम है है। हमास से? क्या मतलब है हमास से भारत के मुसलमान का? सुनिए, हमास, अरे पैलेस्टाइन के साथ खड़े हो गए तो क्या हमास के साथ खड़े हो गए? हमास इलेक्टेड बॉडी है, तो फिर 55 बोलो वोट आतंकी किया हुआ है। हमास। ये अलग बात है। तो 2007 फिर से मौन हमास धारण चुनाव में लड़ा करो, है। फिर मौन धारण पैलेस्टाइन के साथ खड़ा करो, हो। फिर मौन धारण करो सभाओं के अंदर इजराइल के आई ऊपर। स्टैंड विद पैलेस्टाइन, इंडिया स्टैंड विद पैलेस्टाइन, अमित देवगन स्टैंड विद इसराइल। सुधांशु रिप्लाई। लॉन्ग ने आप मेरे को देखो, आपको समझना नहीं है तो मेरे को बोलो, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। अमीश भाई, समझना, नॉलेज लेने से नॉलेज बढ़ता है। लो, समझदार आदमी समझा रहा है तो समझो बात। हमारा क्या नाता है मैं आपको समझाता हूं अमीश भाई। मेरा इंसानियत से भी नाता है। अब मैं समझदार मेरी को आस्था का भी सवाल है। समझदार को वेस्ट बैंक में समझदार जेरूसलम है, जहां मेरी समझदार मस्जिद अपनी अक्सा समझदारी है, दिखाए मेरा और पहला किबला समझदारी है, के दूसरे व्यक्ति मेरा को बैतुल मुकद्दस है। अपनी बात उनका रखने का मौका दे। आप समझदार है तो समझदारी दिखाइए, निवेदन मानिए। इनका सर। क्या है? ठीक है सुधांशु जी, समझदारी दिखाएंगे, समझो। आप देखिए, समझो, बहुत समझदार अच्छी लोगों बात की कही बातें वारिस सुनो। पठान ने कि जो मैं एक-एक ये करके। बड़े समझदार हैं और इनको समझाया जाए, मगर ये कहा जाता है समझ समझ के समझाओ उसको जिसको की समझ है, और जो समझ के भी ना समझो कि वो ना समझ है, तो समझ ही नहीं पा रहे हैं साहब। आपकी समझदारी की जैसा आप और असली अमित देव किरदारी में आपको बात बताता हूं। आपने अटल जी को कोट किया, जिस समय अटल जी विदेश मंत्री थे 1977 में। सही बात है, उस समय इजराइल के कब्जे में गाजा नहीं था, सही बात। पूरा सिनाई डिजर्ट था, जो नॉर्दर्न इजिप्ट, जो अकेले इजराइल के कुल क्षेत्रफल का 4 गुना था, अकेले वो हिस्सा। आप उसके बाद की बात कितनी समझदारी से अटल छुपा बिहारी जी गए, को झुठला रहे हैं। और उसमें आपने क्या किरदारी दिखाई। अटल बिहारी वाजपेयी को झुठला रहे हैं आप। उसके तहत अटल बिहारी वाजपेयी देश के इजराइल और इजराइल के बीच में समझौता नहीं हुआ। बोले। नहीं आपके बीच में सुधांशु जी नहीं बोले, रिस्पेक्ट दैट। गलत, आपने गलत। 3 मिनट बोला, वो आप आपके बोल रहे पता थे। है, जैसे ही फैक्ट आता है, सुधांशु आप बोलिए। समझदार आदमी का किरदार दिख रहा है, बीच में मत चिल्लाइए जनाब। समझदार आदमी शांति से सुनता है और अपने मौके पर उसका जवाब देता है। अब मैं बता रहा हूं, 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड होता है, 1980 में इजिप्ट और इजराइल के बीच में शांति समझौता होता है, जिसमें जो ऑक्यूपाई कर लिया था इजराइल ने सिनाई डिजर्ट, वो इजिप्ट को लौटा देता है, और गाजा स्ट्रिप पर इजिप्ट इजराइल का कब्जा मान लेता है, और इजिप्ट ही इजराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम देश भी बन जाता है। यह पूरी बात है भाई, छुपाते क्यों? इजिप्ट ने तो मान लिया, यहां लड़ाई लड़े पड़े। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपका दिल धड़कता है मासूमों के लिए, तो पेशावर में जब स्कूल में मार दिए गए थे 100 के लगभग बच्चे, प्रधानमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया था क्या? ना, वो भी तो मुसलमान थे मरने वाले। नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना। सीरिया में मारे जा रहे, क्या फर्क पड़ता है? इथोपिया में मारे जा रहे, क्या फर्क पड़ता है? बोको हराम मार रहा है, क्या फर्क पड़ता है? वहां फर्क पड़ता है जहां रोटियां सेकनी है भारत में आकर, कि मुसलमान बनाम गैर मुसलमान का मुद्दा बनाना है। और मैं एक और बात बता दूं अमीश जी, यहां पे झगड़ा इसलिए नहीं है। देखिए, कट्टरपंथी मुसलमान तो भाजपा को वोट नहीं देता, राष्ट्रवादी मुसलमान देता है। ये कट्टरपंथी वोटों के लिए जवाबी कव्वाली है। मध्य प्रदेश में चुनाव है तो कांग्रेस को यह डर है कि बकौल कमलनाथ, वो जो अखिलेश वखिलेश वाली पार्टी है ना, कहीं वो थोड़ा सा वोट ना ले जाए, तो पूरा मेरे के पास रहना चाहिए। तो कहीं जो अखिलेश वखिलेश वाली पार्टी है ना, उसको यह लगता है कि जो उनकी नजर में चिरकुट पार्टी है उत्तर प्रदेश में, ये उनकी शब्दावली बोल रहा हूं, मेरा शब्दावली ना लिया जाए, छुटभैया और चिरकुट टाइप की पार्टी, वो कहीं हमारा वोट ना मार ले। तो ये कट्टरपंथी वोटों के लिए तथा कथित इंडिया गठबंधन के बीच में एक बहुत खतरनाक और हास्यास्पद लड़ाई है। रोहित के पास में जाऊंगा, लेकिन वारिस का पहले मैं जवाब ले लेता हूं। भारत के मुसलमानों से जोड़कर वारिस, ये अलायंस का वास्ता है। ऐसा लग रहा है कि आप भी जो कांग्रेस की बात है, जो इंडिया अलायंस की बात है, उसी बात को सेफली आगे बढ़ा रहे हो। नहीं, अमीश भाई सुनिए, जरा गौर से सुनिए। हम इनकी बात को आगे नहीं बढ़ा रहे, ये हमारी बात को आगे बढ़ा रहे। हम पहले दिन से खड़े हुए हैं फिलिस्तीन के साथ। हमने आयोजन किया कि हम फिलिस्तीन के लिए दुआ का आयोजन करेंगे। किसने किया है? इंडिया के अलायंस वाले ने किया क्या? उन्होंने नहीं किया। रखा? जब पता चला कि पब्लिक बोल रही है, आप कहां इंसानियत के साथ तो खड़े हो जाओ। CWC में आपने निकाला प्रस्ताव, फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे, बराबर है। लेकिन जब कर्नाटका के अंदर लोग आए रस्तों के ऊपर फिलिस्तीन का समर्थन करने, आपने FIR कर दिया। ये और वो कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। अमीश भाई, आप क्यों नहीं समझते? सुधांशु जी झूठ पे झूठ बोले जा रहे, झूठ।
अटल बिहारी वाजपेयी का इन्होंने इंसल्ट कर दिया, महात्मा गांधी का इंसल्ट कर दिया। मेरे को बहुत बुरा लगा सुधांशु जी की बात। अटल बिहारी वाजपेयी 1977 के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला था कि इसराइल ने गैर कानूनी कब्जा किया। बोलो हाँ, उनकी बात को झूठ मत ठीक है। बोलो। महात्मा गांधी ने जी बोला रोहित अग्रवाल मैं आपकी बात आता हूं। अब सुधांशु आपने अपनी बात को रख लिया। सुधांशु इंडिया अलायंस सुधांशु मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा। सुधांशु रोहित अग्रवाल जी, आप और अमीश भाई इजराइल के साथ क्यों खड़े जरा बताएं। जी रोहित अग्रवाल, आप तो पीछे छूट गए। असउद्दीन ओवैसी की पार्टी कह रही है हमने जो कुछ किया गाजा वालों के लिए, हमास वालों के लिए या फिर पैलेस्टाइन वालों के लिए, वो कहां इंडिया अलायंस ने करा। आपने तो मौन भी रख लिया, लेकिन आपके मौन की भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ऐसा एक मौन इजराइल के लिए भी रख लेते, क्यों नहीं रखा? ठीक बात है। रोहित जी जवाब। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, हम तो पीछे छूट गए। हाँ, बिल्कुल अमीश भाई, बिल्कुल ठीक बात है, हम तो पीछे छूट गए। क्योंकि 11 फरवरी 2018 को बिरयानी खाने पैलेस्टीन कौन गया था, याद है या याद दिलाऊं? सुधांशु भाई को याद होगा, है ना। 25 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन गया था, याद है या याद दिलाऊं? एक फ़ोटो दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना, शायद दिख रही हो, मतलब क्योंकि मुझे तो राजस्थान पे बात करने को मैं आया था, परंतु जब अब फ़िलिस्तीन और गाजा पे ही बात करनी है तो फिर मैंने कहा एक फ़ोटो दिखा दूं। ये इंडियन गवर्नमेंट सरकार किसकी है? राजस्थान के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गाजा का मुद्दा लेकर आए हैं। नहीं, राजस्थान पे आते हैं। अरे अमीश भाई, अभी नहीं, अब राजस्थान से आप इजराइल पे गए हो, फिलिस्तीन पे गए हो, तो वापस राजस्थान पे क्यों आ रहे हो? पहले भी तो फिलिस्तीन को निपटा लेना। ना, ये आरोप मेरे पे ना, सामान भेजा है गाजा पट्टी, सम्मान, ये आरोप मेरे पे नहीं है। अरे मैं आपको नहीं कह रहा भाई, गाजा की बात योगी आदित्यनाथ ने करी, आपका मतलब मौन कांग्रेस की सभा ने रखा। अमीश भाई कमाल की बात कर रहे हैं आप, गलत बात। अमीश भाई, जब मैं कहता हूं आप, तो आपका मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी। जब मैं आप कहता हूं तो आपका मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी। कृपया अपने आप को बीच में ना लाएं उसके अंदर। आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, आप एंकर हैं, तो कृपया करके अपने को अलग रखें। आपका मतलब को भारतीय जनता पार्टी समझें। ये गाजा पट्टी में किसने राहत भेजी है? भारत सरकार ने। कितना है? 32 टन डिजास्टर मटेरियल और 6.5 टन मेडिकल एड किसने भेजी है? भारत सरकार ने ना। यहां पे रोना रो रहे हो, दिखाओ, सुनाओ मुझे कोई भी एक बयान दिखाओ जहां पे हमास का समर्थन किया हो किसी भी इंडिया अलायंस के किसी भी व्यक्ति ने, है ना। सिर्फ झूठ बोल देने से तो कुछ नहीं होगा ना भाई। फिलिस्तीन की बिरयानी कैसी लगी ये बताइए, और पाकिस्तान की बिरयानी कैसी लगी, और ये बताइए अब हिंदुस्तानी मुसलमान के यहाँ बिरयानी कब खाएंगे, इसका जवाब दे दीजिए मुझे। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, है ना। तो मुझे लगता है कि खुद मतलब ये दोहरा चरित्र जो है, एक बार ये भी बता दीजिए कि राजस्थान में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो कब लागू होंगी। ठीक है, जवाब अब आपने रोहित अग्रवाल अपनी बात को रख लिया, रोहित अग्रवाल अपनी बात को रख लिया। ये भी बता दीजिए राजस्थान में 1100 पे मिल रहा है, वो केंद्र सरकार उसका रेट कब कम करेगी? अब मैं देखिए पहली तो इनकी बात का जवाब दे देता हूं। जो इन्होंने बोला, बहुत मैं इनका स्वागत करता हूं, वारिस पठान की बात का जवाब दे दिया। जो फिलिस्तीनी इस समय मुसीबत में है, भारत सरकार ने उनकी मदद की है, क्योंकि शायद आप लोग पढ़ लिख के नहीं आते। ये हमास किसके खिलाफ लड़ाई लड़के खड़ा हुआ था? फिलिस्तीन के खिलाफ। फिलिस्तीन की आधिकारिक सरकार थी PLO की सरकार, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सरकार, जिसे फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन कहते हैं। वो ऑफिशियल सरकार थी। 1967 से लेकर 84 तक को ये हमास इजराइल से मदद लेता था। आज फिलिस्तीनियों के दुख दर्द के साथ तो हम खड़े हैं, हमास के आतंकवादियों की हम निंदा करते हैं। यही तो आपने हमारी बात साबित कर दी कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, किसी मजहब के खिलाफ नहीं। अब आपको दूसरी बात का जवाब देता हूं। जो आपने ये कहा कि भाई कौन सी बिरयानी खाई थी, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, फिलिस्तीन ने सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है मोदी जी को, आज तक कोई सी प्रधानमंत्री को नहीं दिया है। और बेंजामिन नेतन्याहू से जिगरी दोस्ती है। बताइए किसी कांग्रेस की प्रधानमंत्री की हैसियत रही हो, इतना फिलिस्तीन बोल बोल के भी कभी उनको समर्थन मिला हो। और जो आपने कहा कि पाकिस्तान में जाके बिरयानी खिलाने की बात, जनाब पहली बात तो मोदी जी बिरयानी नहीं खाते, क्योंकि वेज बिरयानी पाकिस्तान में नहीं बनती और वो वेजिटेरियन है। वेज बिरयानी सिर्फ इंडिया में बनती है। और वो बिरयानी छोड़िए, उसके बाद तो नाको चने चबवा दिए भाई, क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उनका वारिस पठान बिरयानी बोल रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब आए,
आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया अटैक करेगा। कहां बिरयानी की कहानी पे अटक गए भैया? उसके बिरयानी की कहानी पुरानी होगी रोहित अग्रवाल, क्या सुधांशु कह रहे हैं बिरयानी की कहानी पुरानी हो गई। अब हम सिर्फ अब तो गाजा की कहानी है, लेकिन आपने खुद ही मान लिया कि पैलेस्टाइन को भारत मदद भेज रहा है। यानी भारत जिनके साथ दुख दर्द है उनके तो साथ है, जो कि पीड़ित है, लेकिन आतंकियों के साथ नहीं है, टेररिस्ट के साथ नहीं है। भारत हिंदुस्तान की जनता के साथ, हाँ नहीं, भारत को हिंदुस्तान की जनता की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की जनता की चिंता नहीं है। समस्या यहां पे है। समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की जनता का दुख दर्द नहीं दिखाई पड़ता। योगी जी राजस्थान में जाके तो बात करते हैं कि बजरंग बली का गदा चलेगा, पर यहां पे कानपुर में एक व्यापारी का बेटा अपहरण हो जाता है और उसकी हत्या हो जाती है, उस पर कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जवाब है ना? एक सांसद का बेटा मर जाता है बिना इलाज के, उस पर कुछ नहीं कर पाते हैं। एक सांसद का बेटा मर जाता है लखनऊ के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं। तालिबानी सोच का उपचार तो मुझे लगता है कि पहले उत्तर प्रदेश संभाल लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, ये बजरंग बली की गदा गाजा में कैसे आ गई, सवाल ये भी है। अरे देखिए साहब क्या बोलने लगते हैं, ये तालिबान मेरे दिल में है, किसने बोला था? उत्तर प्रदेश के बेरोजगारी पे बजरंग बली की गदा चला लो, तालिबान मेरे दिल में, बेरोजगारी पे चला लो दूसरी बात जो आप कह रहे हैं अपराधियों के लेके, महंगाई के ऊपर चला लो। करते हैं साहब, ये बताइए भारत में तो स्थिति अब यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी जान न जाने के लिए अदालत में गुहार लगाता है। मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि वो पंजाब की जेल में महफूज है जहां कांग्रेस की सरकार थी, यूपी में मुझे नहीं भेजा जाए जेल में, और आप कह रहे हैं कि साहब कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर रहे, तब ये दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जब आप बोलिए तो इसका ध्यान रखिए। विवेक श्रीवास्तव, इजराइल हमास के मुद्दे का भारत जी विवेक के पास में जाता हूं। विवेक, अगर कांग्रेस कहीं से दुर्भाग्य से सफल होती है तो फिर तालिबानी मानसिकता वाले वापस आ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने ये बात राजस्थान में कही। क्या आपको लगता है कि विपक्ष ने मौका दिया, चाहे एसटी हसन हो, चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो, चाहे तौकीर रजा हो जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया था, चाहे गाजा के लिए मौन हो, ये तमाम मौके तो आप ही लोग दे रहे हैं और विपक्ष में कंपटीशन है कि कौन किसके साथ ज्यादा दिखता है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूं कि सबसे पहले जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रेजोल्यूशन पास किया था पैलेस्टीन के ऊपर, जिसका जिक्र सुधांशु भाई भी कर रहे थे जी, और बाद में भी कई पार्टियों के स्टेटमेंट्स आए हैं, मौन तक रखा गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऑपोजिशन का फर्ज है कि वो रूलिंग पार्टी अगर गलत कर रही है उसको क्वेश्चन करके कम से कम अपनी मौन रखना भी फर्ज है दे, और ये एक हेल्दी मौन रखना भी फर्ज है, और ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का पार्ट है। अब हम गलत कहां है? रूलिंग पार्टी यहां पे गलत है कि द गवर्नमेंट इज टोइंग अ प्रो अमेरिकन लाइन टोटली। आज चलिए अब मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा और आइए देखते हैं ट्वीट मोटरोला के फोन से। रवि ट्वीट कर रहे हैं, नफरत भरी तालिबानी सोच का खात्मा होना बहुत जरूरी है, होना चाहिए। रवि ये लिख रहे हैं मोटरोला फोन से, ये ट्वीट मैं देख रहा हूं। रुकता हूं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी लेकर आ रहा हूं, बड़ी खबर, देखते रहिए आर पार। तक 8,500 से ज्यादा लोगों की मौत। हमास से जारी जंग में इजराइल में अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत, 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए। आईडीएफ ने जारी किया हमास के आतंकी मोसाब हसन का वीडियो। आतंकी ने बताई हमास की क्रूरता की कहानी। गाजा में इजराइल की सेना के हमले तेज, अब तक 11,000 से ज्यादा ठिकानों को पहुंचा नुकसान। हमास का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर तबाह। युद्ध के 26वें दिन इजराइल की सेना ने गाजा में टैंक से गोले दागे। हमले में हमास की कई बारूदी सुरंगें ध्वस्त होने का दावा। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा दावा। यरूशलेम और रियाद के बीच समझौते के लिए अमेरिका से बातचीत को तैयार है सऊदी अरब। जेबेलिया रेफ्यूजी कैंप पर हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने की समीक्षा बैठक। रक्षा मंत्री और मोसाद चीफ समेत कई बड़े अधिकारी हुए शामिल।
WHO ने गाजा में बिगड़ते हालातों पर चिंता जाहिर की। कहा, गाजा में लगातार हो रही नागरिकों की मौत चिंता का विषय है। गाजा को बड़े पैमाने पर मदद की जरूरत। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना ने बरसाए बम। खान यूनिस में 5 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग घायल। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागी मिसाइलें। आईडीएफ ने जवाबी हमला करते हुए हिजबुल्लाह की सभी मिसाइलों को मार गिराया। गाजा में युद्ध विराम का विरोध करने पर अमेरिका में जो बाइडेन का विरोध। अमेरिका में रह रहे मुसलमानों ने प्रदर्शन किया। कहा, गाजा में युद्ध विराम नहीं तो वोट भी नहीं मिलेंगे। फिलिस्तीन की जनीन में इजरायल की सेना से झड़प। फिलिस्तीन के लोगों ने इजरायल सेना की तैनाती का विरोध किया। अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में यहूदी छात्रों को जान से मारने की धमकी। पुलिस ने धमकी देने के आरोप में एक छात्र को गिरफ्तार किया। कोलंबिया ने फिलिस्तीन में इजरायल के हमलों का विरोध किया। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इजरायल से अपने राजदूत को वापस बुलाया। चिली ने भी अपने राजदूत को इजरायल से वापस बुलाया। गाजा में इजरायल के हमलों को नरसंहार बताया। इजरायल के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की जांच का विरोध किया। जांच को इजरायल का अपमान बताया। इजरायल की सेना ने पूरी रात गाजा में हमास के ठिकानों पर दागी मिसाइलें। हमले में हमास को बड़ा नुकसान होने का दावा। गाजा में इजरायल की सेना की एयर स्ट्राइक। हमास के आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। हमले में हमास के कई लड़ाके थे। जॉर्डन में इजरायल के विरोध में लोगों का प्रदर्शन। सरकार से इजरायल के साथ संबंध तोड़ने की मांग की। रोमानिया ने हमास द्वारा 3 नागरिकों को बंधक बनाए जाने की पुष्टि की। साथ ही हमास से बंधकों को रिहा करने की अपील भी की। दक्षिणी लेबनान में जंगल में लगी भीषण आग। लेबनान ने आग के लिए इजरायल की सेना को जिम्मेदार ठहराया। इजरायल पर हमास का बड़ा पलटवार। गाजा से लड़ाकों ने सुरंग से इजरायल पर एक के बाद एक कई गोले दागे। गाजा से हमास के खात्मे के लिए अमेरिका और इजरायल ने तैयार किया प्लान। इजरायल के पीएम ने कहा, हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। आयरन डोम में तेल अवीव पर दागे गए रॉकेट को किया नष्ट। गाजा पट्टी से हमास के आतंकवादियों ने किया था हमला। इजरायल की सेना ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया हमला। आतंकियों के कैंप में बड़े नुकसान का दावा। इजरायल हमास युद्ध को पेंटागन का बयान। कहा, इजरायल की सेना को 10 अरब 600 मिलियन डॉलर की है जरूरत। इजरायल हमास युद्ध के बीच शुक्रवार को इजरायल जाएंगे एंटनी ब्लिंकन। युद्ध के बीच होगा तीसरा दौरा। संयुक्त राष्ट्र ने बोलीविया में इजरायल के खिलाफ पूरा मोर्चा। गाजा पट्टी पर हो रहे हमले का किया विरोध। बोलीविया ने इजरायल के साथ तोड़े सभी राजनयिक संबंध। मानवता के खिलाफ अपराध का बताया जिम्मेदार। वेस्ट बैंक के जनीन में जोरदार धमाका। ब्लास्ट के बाद मची अफरा तफरी। इजरायल हमास युद्ध पर यूरोपियन यूनियन ने जताई चिंता। कहा, वेस्ट बैंक में बड़ी तादाद में लोग हुए जख्मी। युद्ध के बीच इजरायल की सेना ने हमास को दी खुली चुनौती। कहा, हम हमास को खत्म करने के लिए अंतिम वक्त तक लड़ेंगे। इजरायल ने पूरी रात गाजा पट्टी पर बरसाए बम। हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायल के हमले के बाद सामने आई उत्तरी गाजा की सैटेलाइट तस्वीर। हर तरफ नजर आई तबाही और बर्बादी। कतर ने इजरायल को दी चेतावनी। कहा, अगर गाजा पर लगातार हो रहे हमले से कमजोर होगी मध्यस्थता की कोशिश। जबेलिया में हमले के बाद यूएई ने इजरायल को चेताया। कहा, भुगतने पड़ सकते हैं गंभीर परिणाम। इजरायल से की युद्ध विराम की मांग। हमास से जारी युद्ध के बीच आईडीएफ को झटका। बेल्जियम ट्रांसपोर्ट कर्मचारी यूनियन ने इजरायल को भेजने वाले हथियार को संभालने से किया इनकार। हमास से जारी युद्ध के बीच यूनिसेफ का बड़ा बयान। बच्चों के लिए कब्रिस्तान बन गया है गाजा। विदेशी बंधकों को रिहा कर सकता है हमास। योजना बनाने का किया दावा। 7 अक्टूबर को इजरायल से बंधक बनाए गए थे सभी विदेशी। हमास से युद्ध के बीच इजरायल का अमेरिका के रक्षा मंत्री ने फिर किया समर्थन। कहा, इजरायल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। बंधकों की रिहाई के लिए काम करते रहेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल के राष्ट्रपति से फोन पर की बात। दोनों के बीच हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई पर हुई चर्चा। इजरायल और हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने चेतावनी दी। कहा, युद्ध में मानवीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम की अपील की। साथ ही सदस्य देशों से गाजा में मानवीय सहायता भेजने की मांग की। इजरायल और हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। पेंटागन ने 300 और सैनिकों के भेजे जाने का दावा भी किया। गाजा में इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी। हमले में एक शरणार्थी शिविर पर गिरा बम। कई लोगों के मारे जाने की खबर। युद्ध के बीच गाजा में 24 घंटे में मानवीय सहायता के 66 ट्रक पहुंचे। व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी। अपनी सीमा पर हुई इजरायली हमले पर लेबनान का बड़ा आरोप। बोला, फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रही है इजरायल की सेना।
गाजा पट्टी पर इजरायल ने मिसाइल से किए ताबड़तोड़ हमले, हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। गाजा पर इजरायल के हमले में शरणार्थी शिविर को नुकसान, खंडहर बनी इमारत, कई लोग मलबे में दबे। गाजा पर चारों तरफ से तेज हुए हमले, इजरायल की नौसेना ने गाजा के तटीय इलाकों को निशाना बनाया। इजरायल के हमले के बीच गाजा में लोगों की बड़ी मुसीबत, फोन और इंटरनेट सर्विस पूरी तरह से बंद। उत्तरी गाजा में इजरायल की सेना का जमीनी ऑपरेशन तेज, हमले में हमास के अब तक कई लड़ाके ढेर, इजरायल के भी 11 सैनिक मारे गए। आईडीएफ ने गाजा में जमीनी ऑपरेशन की तस्वीर जारी की, उत्तरी गाजा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं इजरायल के सैनिक। बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर अमेरिका ने भी कतर से बातचीत की, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के विदेश मंत्री को किया फोन। हमास की अल कसाम ब्रिगेड पर इजरायल की सेना ने की बड़ी कार्रवाई, हमले में बड़े नुकसान का दावा। गाजा पट्टी में इजरायल का सैन्य अभियान, हवाई हमलों के साथ टैंकों और दूसरे खतरनाक हथियारों से हमास के ठिकानों पर हमला। युद्ध के बीच अल कसाम ब्रिगेड पर बड़ा पर्दाफाश, पाइप से रॉकेट बनाने में माहिर है अल कसाम के लड़ाके। आईडीएफ से लड़ने के लिए हमास ने अल कसाम ब्रिगेड को किया आगे, लड़ाकों में शामिल है कई आत्मघाती हमलावर। अल कसाम ब्रिगेड की सीआईए की रिपोर्ट, हमास की मिलिट्री विंग में है 20,000 से 25,000 लड़ाके। अल कसाम ब्रिगेड के पास है गाजा पट्टी में फैले सुरंगों की पूरी जानकारी, सुरंगों से हमला करने में माहिर है लड़ाके। गाजा पट्टी के नीचे बने सुरंगों में छिपा हो सकता है अल कसाम ब्रिगेड का चीफ, इजरायल की सेना ने किया दावा। लगातार इजरायल की खुफिया एजेंसी को चकमा दे रहा है अल कसाम ब्रिगेड का चीफ, किसी के पास नहीं है पुख्ता जानकारी। इजरायल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर है मोहम्मद दईफ, अब तक 7 पर की जा चुकी है मोहम्मद दईफ को मारने की कोशिश। उत्तरी गाजा में इजरायल की सेना ने की एयर स्ट्राइक, हमले में हमास का एक और कमांडर ढेर हुआ। अबू उजैना की मौत से हमास को लगा तगड़ा झटका, अबू उजैना के पास भी हमास के हवाई हमलों की कमान। हमास के हमले की जांच में देरी की वजह से इजरायल में नेतन्याहू का विरोध, लोगों ने जल्द से जल्द अपनों की रिहाई की मांग की। इजरायल में लेबर पार्टी ने पीएम नेतन्याहू का इस्तीफा मांगा, इजरायल के सैनिकों की मौत का जिम्मेदार ठहराया। हमास से युद्ध के बीच इजरायल में विपक्ष ने नेतन्याहू सरकार पर हमला बोला, बंधकों की रिहाई के लिए प्लान पेश करने को कहा। सीजफायर के लिए इजरायल पर संयुक्त राष्ट्र के दबाव बनाने पर नेतन्याहू का बयान, कहा हमास पर बेवजह हमला नहीं कर रहा इजरायल। इजरायल पर हमास का बड़ा हमला, गाजा से दक्षिण इजरायल में दागे गए रॉकेट। ईरान ने युद्ध को लेकर इजरायल को दी बड़ी चेतावनी, कहा अहंकारी शक्तियों और विश्वास के बीच है ये युद्ध। युद्ध के बीच ईरान की मुस्लिम देशों से अपील, कहा इजरायल से तेल और अनाज का बंद करें निर्यात। बंधकों पर हमास का बड़ा दावा, जबेलिया पर इजरायल के हमले में 7 बंधकों की हुई मौत। रफा बॉर्डर के रास्ते गाजा के लिए पहुंची मदद की खेप, राहत सामग्री से भरे ट्रक और एम्बुलेंस गाजा में दाखिल हुए। युद्ध के बीच हमास ने इजरायल को दी बड़ी धमकी, कहा इजरायल का विनाश होने तक बार बार होते रहेंगे 7 अक्टूबर जैसे हमले। हमास और हिजबुल्लाह से जारी युद्ध में अब तक इजरायल के 326 सैनिकों की मौत, इजरायल की सेना ने जानकारी दी। इजरायल के हमले में गाजा में कई इमारतें हुई ध्वस्त, आईडीएफ ने हमास की कई सुरंगों को भी नष्ट करने का दावा किया। इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, कहा सैनिकों के परिवार के साथ पूरा इजरायल खड़ा है। हमास और हिजबुल्लाह से जारी जंग के बीच इजरायल के पीएम की खुली चेतावनी, कहा इजरायल की जीत तक युद्ध जारी रहेगा। इजरायल हमास युद्ध के बीच गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए खोला गया रफा बॉर्डर, गाजा में फंसे 500 से ज्यादा विदेशी नागरिक मिस्र के लिए रवाना। मिस्र जाने के लिए रफा बॉर्डर पर जमा हुए लोगों की भारी भीड़, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। वेस्ट बैंक में जेनिन में इजरायल की सेना का बड़ा ऑपरेशन, सड़कों पर पसरा। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड प्रेजेंट्स आर पार में आज का मुद्दा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार और आर पार में वक्त है बहुत बड़ी खबर का, यानी ब्रेकिंग स्टोरी का। बड़ी खबर यह है कि कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के दिग्गज नेता का एक बड़ा गंभीर आरोप है, कांग्रेस बांट रही है हमास के वीडियो, घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं वीडियो, तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है, यह कहा जा रहा है।
मुस्लिम बस्तियों में वीडियो बांटे जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने यह बड़ा आरोप लगा दिया है। मुझे कांग्रेस के ही मुस्लिम कार्यकर्ता ने यह जानकारी दी, ये कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। और एग्जैक्टली कैलाश विजयवर्गीय ने क्या बोला है, क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश चुनाव में तुष्टीकरण कर रही है, वीडियो बांट रही है अल्पसंख्यक इलाकों में, ये कुछ बड़े सवाल है। सुनते हैं कैलाश विजयवर्गीय क्या बोले हैं। 100% तुष्टीकरण की नीति, बल्कि मुझे तो एक मुस्लिम कार्यकर्ता ने बताया कि कांग्रेस फिलिस्तीन के और हमास के ऊपर जो अत्याचार हो उसके वीडियो सप्लाई कर रही है सब दूर मुस्लिम बस्तियों में वहाँ के वीडियो सप्लाई कर रही है कि देखिए मोदी जी क्या करवा रहे हैं। मुस्लिम बस्तियों में हमास के वीडियो सप्लाई करे जा रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, अभी तक ये राजस्थान में मामला था, अब ये मध्य प्रदेश में पहुंच रहा है। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल टूल हो गया है ये, और विपक्ष ने सबसे पहले इसको उठाया और अब बीजेपी पलटवार कर रही है? जी देखिए, विपक्ष ने इसको उठाया था सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगा था फॉरेन पॉलिसी गलत दिशा में जा रही है। चिट्ठी लिखें, प्रस्ताव मोदी को जालिम बताकर अपने अपनी पार्टियों में और सरकार को बताएं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम हमास के वीडियो को बांट रही है पार्टी, तो उससे भाई क्या फायदा होने जा रहा है? बल्कि कैलाश विजयवर्गीय जो है वो कर रहे हैं डिविजिव पॉलिटिक्स। वो हिंदू समाज को एड्रेस करके बोल रहे हैं, देखो 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 साहब, ये सारे मुसलमान हमास की तरह हैं, इजराइल के साथ देखो क्या कर रहे हैं, कल हमारे साथ यही होगा, और हम हैं हिंदुओं के चैंपियन भारतीय जनता पार्टी, इसलिए हमसे जुड़ो। जब आप मध्य प्रदेश में समाप्ति के कगार पे हैं तो यही सब तुच्छ राजनीति करेंगे कैलाश विजयवर्गीय। उनसे पूछिए ना, इतने सीनियर ओहदे पे होने के बाद जाकर के वहां असेंबली इलेक्शन लड़ क्यों रहे हो आप? कहां पर हैं मुख्यमंत्री? आज हाशिए पे है, हार रही है बीजेपी मध्य प्रदेश का चुनाव, इसलिए ये सब पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। देखिए, मैं अपने पहले वक्तव्य में आधा दर्जन पॉइंट गिना चुका हूं जब हमास वाला विषय कांग्रेस ने उठाया, और विवेक श्रीवास्तव को याद दिला देना चाहता हूं कि भारत में ये होगा नहीं, ये हो चुका। कब हुआ? जब आपके समर्थन से यूपीए 1 सरकार चल रही थी 26/11, और उसके बाद क्या हुआ? मैं कोट कर रहा हूं बैरक ओबामा की किताब द प्रॉमिस्ड लैंड, जिसमें उन्होंने 2010 की अपनी यात्रा में बकौल मनमोहन सिंह को कोट करते हुए कहा कि भारत की सेना एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर उस समय यूपीए की सरकार, जिसमें आप भी शामिल थे, उसने इसलिए कार्रवाई नहीं होने दी क्योंकि उससे हुई कार्रवाई से कहीं भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ ना हो जाए। मार दिए गए सैकड़ों लोग, क्या फर्क पड़ता है? पहले राजनीतिक नफे नुकसान के ऊपर तोलना चाहिए। और 9 महीने के बाद शर्म एल शेख में जुलाई 2009 में आपने पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते हुए कहा कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। यानी ऐसा नहीं कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं वो होगा, वो हो चुका है, क्योंकि आप लोग तो लाशों की कीमत पर भी तुष्टीकरण करने को तैयार हैं। और आज तो एक ऐसा मुद्दा जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, उसमें भी मुसलमानों को जोड़ने को तैयार है। हमें बोलने दीजिए सर। जी, अब आप सुन लीजिए सर, सीधी सी बात है, उसी बराक ओबामा के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, जो आज राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन, उनका भी एक स्टेटमेंट था कि अगर इजराइल की समस्या हल हो गई और ये सब कुछ संतुलित हो गया तो हमें तो एनुअली $3 बिलियन का घाटा हो जाएगा। जब तक युद्ध चलेगा अमेरिका का फायदा है। और आज आपकी सरकार प्रो अमेरिकन लाइन टो कर रही है और सीज फायर के विरुद्ध में आप खड़े हो गए। आपने वोटिंग नहीं करी क्योंकि आप इसी जो बाइडेन को समर्थन देना चाहते हैं। आपने नॉन अलाइनमेंट को, न्यूट्रलिटी को छोड़ करके कि जब भारत एक बैलेंस स्टैंड ले, आप टोटली प्रो अमेरिका हो गए। और यहां पे हमारी अपनी आंतरिक राजनीति के अंदर आप कह रहे हैं साहब हमास का मतलब मुसलमान। अगर हमास ने कोई आतंकवादी घटना करी अक्टूबर 7 में बिना यह सोचे कि इजराइल क्या कर रहा है 70 साल से, तो देखो हिंदू समाज, आप उसको एड्रेस करके कहते हैं देखो इस देश के हिंदुओं, ये जो मुसलमान हैं ये ऐसा तुम्हारे साथ करेंगे। हिंदू खतरे में है और हम भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे चैंपियन है। ये जो डिविजिव पॉलिटिक्स है इसको छोड़ करके डेवलपमेंट पे आइए, डेवलपमेंट की बात करिए, एजुकेशन पे बात करिए और अच्छी बातें करके देश को प्रगति के रास्ते पे लाइए। ये दंगागिरी फैला लेने से देश की प्रगति नहीं होने वाली है। ठीक है, जवाब बाइडेन क्या है हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं। जवाब मुझे कभी कभी आश्चर्य भी होता है और दुख भी होता है। हम जोड़ रहे हैं, अरे जहां विवेक श्रीवास्तव की पार्टी की सरकार है वहां पर तो हमास का लीडर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एड्रेस कर रहा है और वो भी जमाते इस्लामी की सभा में।
तो हमास को मुसलमानों से जोड़ तो आपकी सरकार रही है, भाषण यहां दे रहे हैं, गजब है भाई। और कह रहे हैं कि अगर भारत सरकार ने एब्सटेन किया वोटिंग में तो वो न्यूट्रल स्टैंड नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, रशिया यूक्रेन में भी तो एब्सटेन किया था, तब वो पॉलिसी ठीक थी कि दोनों समान दूरी रखनी है। यहां दोनों समान दूरी रखना अमेरिकन डिजाइन। नहीं, जवाब होना चाहिए। ये है हिस्टोरिक प्रॉब्लम लाइक पैलेस्टीन। विवेक श्रीवास्तव एक वैलिड सवाल है। विवेक जी, योगी आदित्यनाथ गलत, कैलाश विजयवर्गीय डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि केरल में हमास का कमांडर, फॉर्मर कमांडर महमूद अल जहर क्या भाषण क्यों दे रहा था? देखिए, उसकी कार्रवाई हो रही है, उसके क्या कार्रवाई हुई जा रहा है, वो लाइव भाषण। क्या कार्रवाई हुई है अभी सर सुन लीजिए, वो रिकॉर्डिंग थी और ये जमाते इस्लामी का प्रोग्राम था, आईएनडीआईए का प्रोग्राम नहीं था। इसमें आईएनडीआईए की कोई पार्टी सम्मिलित नहीं थी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आप जमाते इस्लामी को कोट करके कांग्रेस को बदनाम नहीं कर सकते, कम्युनिस्टों को बदनाम नहीं कर सकते। कांग्रेस की तो मैंने बात ही नहीं करी। मैं पूछ रहा हूं, आपका राज्य था, न्यूट्रल होना पड़ेगा। आपकी शासित सरकार है उधर, आपकी शासित सरकार है उधर। वो गलत है। अगर भारत की आंतरिक फॉर्मर कमांडर हमास का कैसे, फॉर्मर चीफ, सॉरी कमांडर नहीं, फॉर्मर चीफ हमास का एड्रेस कैसे कर रहा था? और आप कह रहे डिवाइसिव पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है। देखिए, सरकार में, शासन में आपके फॉर्मर चीफ ऑफ हमास एड्रेस कर रहा है और नीचे बैठे लोग ताली बजा रहे हैं कि बुलडोजर वाला हिंदुत्व को हम समाप्त करेंगे। देखिए, क्या मतलब है इसका? देखिए, बुलडोजर वाले हिंदुत्व के तो हम भी खिलाफ हैं। हालांकि हम उस सभा का समर्थन नहीं करते, ना उस आदमी का समर्थन करते हैं, ना उसका बोलना सही था, लेकिन बुलडोजर हिंदुत्व के तो हम भी खिलाफ हैं। हिंदुइज्म के पक्ष में जरूर है कि जिसको हिंदू धर्म पालन करना है जरूर पालन करिए, लेकिन बुलडोजर कब से हिंदू धर्म का अंग हो गया मैं नहीं जानता। सुधांशु, एक व्यक्ति जो कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, फॉर्मर चीफ हमास का, वो एक रैली को एड्रेस करता है, वर्चुअली करता है, तो बड़ी बात क्या इसके अंदर हो गई? और वो ये भी कह देता है कि बुलडोजर वाले हिंदुत्व के को समाप्त करना है, और नीचे लोग बैठे लोग तालियां भी बता देते हैं। लेकिन डिवाइसिव पॉलिटिक्स तो बीजेपी कर रही है, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक। इसमें नहीं, बुलडोजर वाले हिंदुत्व को समाप्त करना है, और ये उसके भी साथ थे कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर, उसके भी साथ थे, मगर हमास के अगेंस्ट में नहीं है। पूछिए, पिनारी विजयन ने बयान दिया कि जमाते इस्लामी एक आतंकवादी समर्थन कर रही है। अभी विवेक श्रीवास्तव से पूछिए, अभी ये बोलने में दाएं बाएं कर जाएंगे, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री ने तो बोला नहीं है। अगर यह बोलने को इनसे पूछे जमाते इस्लामी आतंकवादी समर्थन कर रही है, पूछिए। बोलता हूं, कार्रवाई हो रही है, वो लाइव भाषण नहीं था, वो रिकॉर्डिंग थी, उसमें भी पता किया जा रहा है कार्रवाई हो रही है। जमाते इस्लामी आतंकवादी समर्थन नहीं कर रही, और जमाते इस्लामी कुछ करता है तो कांग्रेस और कम्युनिस्टों नहीं निकलेगा, और हिंदुत्व को खत्म करना है, वो ठीक है। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म का समर्थन करता हूं। विवेक श्रीवास्तव, यानी हिंदू धर्म के समूल राज का समर्थन करता हूं, जो पहले त्रुटि हुई है उसको मैं करेक्ट कर दूं। खालिद मेशाल है उस नेता का नाम, हमास के उस लीडर का नाम खालिद मेशाल है, और इसमें बड़ी बात क्या है, वर्चुअली रैली को एड्रेस करके चला गया। वहां पर वो हमारे देश के खिलाफ अगर बोल के चला गया तो बड़ी बात क्या है? लोग नीचे से ताली बजा रहे थे तो बड़ी बात क्या है? वर्चुअली तो एड्रेस करा है, लाइव तो नहीं एड्रेस करा है। वारिस पठान आप मुझे बताइए, वारिस पठान आप मुझे बताइए, योगी का कहना गलत, वो तुष्टिकरण है जी एक तरफ का, कैलाश विजयवर्गीय गलत बोल रहे हैं एक तरफ, ये कहा जा रहा है। मैं पूछ रहा हूं, खालिद मेशाल का हमास लीडर का रैली एड्रेस करना सही है या गलत है आपकी राय के अंदर? दो बातें अमीश भाई, ये मेरे सवाल का जवाब, ये ना जिनका दो बातें आप करिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। और बोलता था पहले आवेदन फिर निवेदन, उसके बाद दे धनादन, ये वही विजय वर्गीय का बेटा, उसको टिकट नहीं दिया। अब बात नंबर 2, केरला की आपने बात की है, केरला के अंदर एक बम धमाका हुआ, उसकी किसी ने निंदा की अब तक? मैं तो निंदा कर रहा हूं, वायलेंस नहीं होना चाहिए, जो भी उसके अंदर दोषी है उसको गिरफ्तार किया है। एक इंसान सामने आया, एक क्रिश्चियन डेविड मार्टिन करके, अगर उसकी जगह दानिश मतीन होता तो अब तक अमीश देवगन रोज उसके ऊपर डिबेट, मैंने उसमें भी डिबेट करी, करते हैं ना, मैंने उसमें भी डिबेट करी थी, सिर्फ इस्लाम को बदनाम, मैंने उसमें भी डिबेट करी थी। लेकिन मेरे सवाल से बचिए मत सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, खालिद मेशाल ने वर्चुअली रैली को एड्रेस करा, हमास के फॉर्मर चीफ ने, क्या सही करा या गलत करा? आपकी भारतीयता क्या कहती है? भाई तो बोल रहा हूं, मोदी जी को लगाओ फोन अभी के अभी, बोलो ना हमास को आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दे।
आपको सुधांशु जी क्या बैठे, लगता बोलो है? अभी यहां से उठ के जाओ, डिबेट आपको खत्म करने क्या के लगता बाद है, सीधा सही मोदी या के घर गलत? पे और बोलो अभी के अभी डिक्लेयर आपको करो। क्या लगता है? क्यों नहीं करते? आपको नहीं क्या कर लगता है, सकते सही या हैं। अरे मेरे को तो हर वो चीज गलत लगती है जो इंसानियत के खिलाफ है। और मोदी जी ने क्या किया मालूम है? प्रॉब्लम बीजेपी का क्या है? खालिद मोदी जी बेशाल बोलते का- कुछ है, करते कुछ और है। पहले भेज दिया मटेरियल उठा। सुनिए सुनिए अमित भाई, सुनने में अच्छा लगता है। मोदी जी पहले मटेरियल भेज दिए वहां पे टनों के हिसाब से रिलीफ मटेरियल। उसके बाद जब सीज फायर का टाइम आया एब्सटेंड हो गए। अरे आप इंडिया के खालिद पास बेशाल पे G20 नहीं का बोल पा रहे कि presidential गलत था power वो। आप बोल सकते आप थे। हमास का एक आतंकी अरे भारत छोड़ो, में मोदी एड्रेस बड़ा कर है रहा कि है, वो खालिद बड़ा है? गलत था, वो आपकी नहीं बोल नजर में पा रहे। खालिद बड़ा है? लेकिन योगी आपकी आदित्यनाथ नजर ने में गलत खालिद बड़ा है या मोदी बोला, बड़ा वो है? बोल पा रहे हैं आप। सुधांशु जवाब, सुधांशु जवाब, सुधांशु जवाब। आपकी नजर में देखिए, मोदी बड़ा है या एक खालिद बात बड़ा है? मेरे को मुझे मैं मोदी बड़ी पे बात अजीब कर रहा हूँ, लगती है। खालिद पे जा रहे हो। अरे सुनो, मोदी ने क्यों नहीं किया सीज फायर के ऊपर अब वहां पे समर्थन? ठीक है, क्यों एब्सेंट ठीक हो है, गया अब आप हिंदुस्तान मोदी का वहां चलिए पर? करना जबकि बंद आप बोल करिए। सकते थे कि यहाँ पे जो एक चीजें सेकंड, बढ़ रहा है, रेडियो बच्चे पॉइंट, उनको छोड़ो, रेडियो पॉइंट। वहां पर छोड़ दो, इनको सीज जवाब फायर करो। देता हूं। नहीं करते, एक प्रॉब्लम सेकंड, ये है। जवाब जरूरी हो जाता है सुधांशु। देखिए, भारत में एक बड़ा विचित्र दृश्य दिखता है। गाजा में हमास और इजराइल के बीच में लड़ाई हो रही है। अभी तक मुस्लिम देश तो उसमें कूदे नहीं है। कौन लड़ रहा है? क्या सऊदी अरब लड़ाई में आ गया? यूनाइटेड अरब अमीरात आ गया? जॉर्डन ने जरूर बातें की हैं, मगर अभी तक लड़ाई में तो आया नहीं, कोई नहीं आया। और भारत में ये कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए पड़े। बताइए किस मुस्लिम देशों के नेता का बयान इस ढंग का आया जिस ढंग के बयान कांग्रेस के नेताओं के आए? प्राइम मिनिस्टर पहले वारिस भाई बताइएगा जरा, मुझे वीडियो दिखाइएगा। आप मुसलमान ये बताइएगा। लेकिन अब इस मैं ढंग की बातें आपको वहां- जी, लेकिन अब मैं आपको सत्य और तथ्य में लेके जाना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं। और रिमोट को अलग रख लीजिए क्योंकि ये बात बड़ी पते की है। दिल्ली एनसीआर का दम एक बार फिर घुटने लगा है, आंखों में एक बार फिर जलन हो रही है, सांसें एक बार फिर उखड़ रही हैं, क्योंकि एक बार फिर दिल्ली गैस चैंबर बन चुकी है। व्यूअर्स, दिल्ली और आसपास के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के आसपास बना हुआ है। बीते एक हफ्ते से दिल्ली एनसीआर वालों का जीना मुश्किल हो रहा है और आगे बेहाल हो जाएगा। आपको यह जानना जरूरी है कि 400 AQI होने का मतलब क्या है। 400 AQI होने का मतलब यह है कि आप रोजाना 25 सिगरेट पी रहे हैं, और यह आंकड़ा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, बड़ों तक सभी के लिए समान है जी। यहां भी समझ लीजिए, यहां यह भी समझ लीजिए कि दिल्ली की हवा में सांस लेकर आप सर्दी जुकाम के शिकार तो होंगे ही, साथ ही दिल की बीमारी, फेफड़ों की दिक्कत, अस्थमा, आंखों में परेशानी भी हो सकती है। इसके अलावा बुजुर्गों को गठिया और जोड़ों का दर्द भी होना सामान्य बात हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि देश की राजधानी का यह हाल है तो सेकंड और थर्ड टायर सिटीज यानी शहरों का क्या हाल होगा। हर साल दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है। सारा दोष पहले रावण दहन यानी दशहरा, फिर दिवाली, इसके बाद पराली पर डालकर सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा लेते हैं। एक्शन के नाम पर सड़कों पर पानी का थोड़ा सा छिड़काव हो जाता है, एक दो दिन के लिए कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया जाता है। एनजीटी से दिल्ली सरकार को हमेशा की तरह फटकार पड़ जाती है और केंद्र सरकार पर पलटवार कर सब खामोश होकर अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगाकर बैठ जाते हैं। दिसंबर 2019 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने टीवी पर डंके की चोट पर दावा और वादा किया था कि वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर दिल्ली की आम आदमी सरकार ने यह पता लगा लिया है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की वजह क्या है। लेकिन 4 साल बाद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी कह रही है कि उनकी सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा। सोचिए जरा, यानी 4 साल पहले हम जहां खड़े थे केजरीवाल साहब, आज भी वहीं खड़े हैं। खांसते और हांफते ये दिन भी बीत ही जाएगा और कुछ दिन बाद एक बार फिर आपसे बड़े बड़े वादे होंगे। कहा जाएगा हमें एक और मौका दो, दिल्ली को लंदन बना देंगे। वैसे दिल्ली को सिंगापुर और लंदन बनाने का ख्वाब दिखाने वालों के लिए आज कुछ आंकड़े दिखाना बेहद आवश्यक हो जाता है। स्विस एयर मॉनिटर IQ एयर के मुताबिक दिल्ली दुनिया का चौथा सबसे पोल्यूटेड शहर है, जबकि इस लिस्ट में मुंबई 7वें और कोलकाता 10वें नंबर पर आ जाता है। वैसे दिल्ली की इस बदहाल स्थिति के लिए दिल्ली वाले काफी हद तक जिम्मेदार है, यानी आप जिम्मेदार हैं। आखिर उन्होंने कब नेताओं से साफ हवा और पानी मांगा? दिल्ली में तो क्लीन वाला एजेंडा था ही नहीं कभी, वहां तो फ्री वाला फंडा है।
ज्यादा पसंद किया जाता है फ्री वाला फंडा, और अब तो पूरे देश में ही फ्री वाली पॉलिटिक्स की लत लग गई है, आदत लगती जा रही है। ऐसे में हमें यह हक नहीं है कि हम दम घोटने वाली इस हवा के बारे में किसी से कोई शिकायत करें। आज का मुद्दा बेहद गंभीर है। इसके बारे में जब तक आप गंभीरता से नहीं सोचेंगे और आप अपने नेताओं से सवाल नहीं करेंगे, ये हालात बदलने का कोई आसार नहीं है। इसलिए सोचिए और फैसला लीजिए, क्योंकि AQI का मीटर आगे बढ़ता जा रहा है, 400 तक पहुंच गया है। कहते हैं 600 के पार चला जाएगा, 500 के पार चला जाएगा। लेकिन क्या करिएगा, सबको फ्री की आदत है, तो फ्री को एंजॉय करिए और सांसों को बाय करिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अगला कार्यक्रम देश नहीं झुकेगा।